बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि ICA TV कनाडा ने दुनिया उर्दू के नामवर शायर और नसर निगार डॉक्टर पॉपुलर मेरेठी के तंज़ो मिज़ाह में लिखे गए इंतहाई दिलचस्प मज़ामीन आप तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया है कि फ्रस्ट्रेशन के इस दौर में गमों को भूल कर कुछ देर मुस्कुरा लिया जाए। इस सिलसिले का पहला मजमून मुल्ला अरसलान तुक तुक आप हमारे चैनल पर यकीनन सुन चुके होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर पॉपुलर मेरेठी का एक और मजमून, हमारे मुंशी जी। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको डॉक्टर पॉपुलर मेरेठी साहब की ये तहरीर कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें कि इस सिलसिले की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आइए सुनते हैं एक नया मजमून, हमारे मुंशी जी। मुंशी रफ़ीक लल्लू का कद अमिताभ बच्चन से 2.25 इंच छोटा था। वो शुरुआती दिनों में शहर के तिवाड़ी क्वार्टर में रहा करते थे। वो हमेशा चौड़े पांचे का पाजामा और कुर्ता ही ज़ेबतन किया करते थे। उनके पाजामे के पांचे ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते थे। वो कहीं भी किसी बड़े नाले के करीब जाकर अपनी साइकिल खड़ी करके अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाते थे। पानी की जगह मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल पानी पीने की हद तक ही किया करते थे। ऐसे ज़िंदगी में उन्होंने पानी का इस्तेमाल ना के बराबर ही किया था। वो हमेशा कहा करते थे कि जो मज़ा बारिश का पानी पीने में और नहाने में आता है वो उन्हें सदियों तक याद तरोताज़ा रखता है। मुंशी जी इधर से उधर आने जाने में एक ऐसी पुरानी साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे जो उनके दादा अच्छन छोड़कर मरे थे। वो जब साइकिल चलाते तो साइकिल का हर पुर्जा बजाय घंटी के आवाज़ किया करता, जैसे कह रहा हो हमारा पीछा छोड़ दो, हम पर रहम करो। अब मुंशी जी इन सब बातों से बेफिक्र सड़कों पर उड़े उड़े फिरते। वो सड़क पर जब भी किसी से बात करते अपने दोनों पैरों को साइकिल के इधर उधर जमा कर खड़े हो जाया करते थे। वो हमेशा इस टोह में रहा करते थे कि कहीं से किसी के कोई राज या खामी या कोई ऐब उन्हें पता लग जाए, फिर तो मुंशी जी उसे ले उड़ते और उसकी धमक सारे शहर में सुनाई देती थी। उनकी दिनचर्या सुबह सादिक से ही शुरू हो जाती थी। वो अपनी साइकिल को तो साफ़ करते मगर अपनी सफाई का उन्हें कभी भी कोई ख्याल ना आया। वो अपनी सफाई के सिलसिले में अक्सर कहा करते थे, क्या कभी शेरों के भी मुंह धुला करते हैं। यह कहकर वो एक ज़ोरदार कहका लगाया करते और उनका सारा जबड़ा लोगों के सामने आ जाता। ऊपर नीचे के बहुत से दांत ना होने की वजह से वो एक खौफनाक जिन की शक्ल इख्तियार कर लेते थे, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग सहम जाया करते थे। स्वर्गीय सेठ कृपानंद गुप्ता एक समाज सेवी, हमदर्द और मुखलिस इंसान थे। उनके घर के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अपनी बैठक में बैठा करते थे। उनसे मिलने शहर के सियासी, गैर सियासी और बहुत से ज़रूरतमंद लोग भी आया करते थे। वो सभी की ज़रूरतों को समझकर पूरा किया करते थे। मुंशी जी भी सुबह सादिक से उनके पास आकर बैठ जाया करते थे। जो ज़रूरतमंद गुप्ता जी के पास आते, मुंशी जी उनका तारुफ और शजरा नसब गुप्ता जी के गोश गुजार किया करते थे। मुंशी जी शहर की दाई थे। वो सब के हसब नसब से वाकिफ़ थे। गुप्ता जी उनकी इस खिदमत के एवज़ कुछ रकम भी उनकी जेब में रख दिया करते थे। फिर इसके बाद मुंशी जी का अगला सफ़र शुरू होता। वो सीधे कचहरी जाकर वकील शद्दन के बस्ते पर बैठ जाया करते थे। शद्दन वकील की वकालत भी कोई ख़ास नहीं चलती थी। शद्दन कचहरी में आकर अपना टाइम पूरा किया करता था। कुछ निठल्ले, छलिया और आवारा किस्म के लोग भी शद्दन के यार थे। दिन भर कचहरी में कुछ ऐसे लोगों की भी भरमार रहा करती थी जो झूठे और फर्जी मुकदमात में फंसाकर मजबूर और बेसहारा लोगों की जायदाद हड़प कर अमीर बन बैठे थे। वो सब मुंशी जी की नज़र और गिरफ्त में थे। मुंशी जी इन लोगों की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते और उन सब से एक अच्छी रकम वसूल करते थे। शद्दन के बस्ते पर ये सब लोग मुंशी जी से चाय और पकौड़ियाँ मंगाकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद नोश फरमाते। मुंशी जी खाने पीने के सामान में भी खासा पैसा बचा लिया करते थे। कचहरी के बाद लड्डन कुरैशी के घर आकर ताज़ा दम होते और उसके आबा व अजदाद की शान में कसीदे पढ़ते थे। महाकंजूस लड्डन कुरैशी की जेब से पैसे निकालना भी मुंशी जी का ही कमाल था। कुछ पैसे वहाँ से पकड़कर घर की राह लेते। रास्ते से 2-4 ईंटें भी अपने हमरा उठाकर घर ले आते। कुछ लोग कहते थे कि मुंशी जी ने चोरी की ईंटों से एक अच्छा खासा घर बना लिया था। किसी की जेब से पैसे निकालना ये भी मुंशी के बाएं हाथ का कमाल था। मुंशी ने अपनी सारी ज़िंदगी को मांगे तांगे के उजाले से मुनव्वर कर रखा था। बकौल शायर, नशेमन पर मेरे बारे करम सारी ज़मी का है, कोई तिनका कहीं का है, कोई तिनका कहीं का है।
मुंशी जी का घर समाजवादी घर कहलाता था। उनके घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था समाजवादी हाउस। मुंशी जी का ताल्लुक हर पार्टी के नेताओं से था। वो अपना कोई भी काम आसानी से करा लेते थे। वो सारे नेताओं से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि किससे क्या काम लिया जाए। इन नेताओं से मुंशी जी किसी की शादी के लिए, किसी के इलाज के लिए, किसी की मदद के लिए बड़ी बड़ी रकम हासिल कर लेते थे। सब नेताओं से पैसा वसूल करना भी मुंशी जी का ही दिलगुर्दा था। मुंशी जी की इतनी ढेर सारी मकबूलियत को देखते हुए विक्रम दारोगा ने उन्हें SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया था। अब तो उनके दोनों हाथों में लड्डू। मासूम बेकसूर बच्चा पकड़ा जाता, मुंशी जी उसे छुड़वाने के बस दोनों तरफ से पैसे वसूल करते थे। पुलिस को ज़्यादा पैसे दिलवाते, इधर बच्चे के माँ बाप से भी पैसे पकड़ लेते थे। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौखा ही चौखा। मुंशी जी पर यह मुहावरा बिल्कुल सादिक आता था। शहर में जब किसी लड़की का कोई रिश्ता होता, लड़की के माँ बाप लड़के के चाल चलन को जानने के लिए मुंशी जी के घर का रुख किया करते थे। मुंशी जी लड़के के चाल चलन का और उसके ख़ानदान का वो हसब नसब बयान करते कि रिश्ता होते होते रह जाता था। मुंशी जी ने कभी कोई नेक काम करना तो सीखा ही नहीं था। लड़की वालों की गालियाँ अलग से खाते। मुंशी जी की हमेशा मनफी ही सोच रही। इसीलिए शहर के कुछ मंचलों ने कई बार मुंशी जी के शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर खातिर तवाज़ा भी की। ऐसी खातिर तवाज़ा तो उनका रोज़ का मामूल था। लेकिन मुंशी जी न जाने कौन सी मिट्टी के बने थे। उनकी सेहत पर इसका कोई असर न होता था। उन्होंने अपनी नफरती कारोबार पर कभी प्यार को हावी नहीं होने दिया। वो अपने मनफी रास्ते पर हमेशा गामजन रहे। एक दिन अपने शहर के मारूफ सेठ अब्दुल शकूर को सलाम करने की गर्ज से उनके ऑफिस पहुंचे। अब्दुल शकूर फ़ोन पर किसी से ईंटों के रेट के सिलसिले में बात कर रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने फ़ोन रखा, मुंशी जी ने सेठ जी से पूछा, क्या हुजूर को ईंटें दरकार हैं? जी मुंशी जी, मुझे 10,000 ईंटें बाग की 4 दीवारी करवाने के लिए चाहिए, लेकिन मुझे मुकर्रम 4,000 की 1,000 ईंटें दे रहा है, जो मुझे खासी महंगी लग रही हैं। सेठ जी, अब आप मुकर्रम का ख्याल छोड़ें। अब आपको 2800 की 1,000 ईंटें मैं दिलवाता हूँ। 10,000 ईंटें 28,000 की मिल जाएंगी। है ना सस्ती ईंटें? अब चलता हूँ अपने दोस्त अन्नू के पास, जो भट्टे का कारोबार करता है, उससे मिलकर आता हूँ। कुछ ही देर बाद मुंशी जी वापस आए। अपने साथ ईंटों के मालिक अन्नू को भी साथ लाए। जैसा उन्होंने मुझे बताया और कहा, सेठ जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अन्नू मुझे आपके घर के बाहर ही मिल गया था। बड़ा ईमानदार लड़का है। आप इसे 10,000 ईंटों के पैसे 28,000 रुपये दे दीजिएगा। कल ही बाग में ईंटें डलवा देगा और ईंटों के पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अन्नू की ही होगी। सेठ जी ने मुंशी के कहने के मुताबिक अन्नू को पहले 14,000 रुपये देकर कहा, बाग में काम चल रहा है, फिलहाल आप 5,000 ईंटें डलवा दीजिए। मुंशी जी और अन्नू कल का वादा करके चले गए। अब करीब करीब 1 साल होने को आया। मुंशी जी ने अपना वादा अभी तक वफा नहीं किया। उधर सेठ जी फ़ोन कर कर के थक चुके थे कि उसका रिज़ल्ट आज फ़ोन के बिल की शक्ल में उनकी टेबल पर मौजूद था, जो कि 14,000 का था। टेलीफोन का बिल देखकर सेठ अब्दुल शकूर खून का घूंट पीकर रह गए। ना अन्नू और ना ही मुंशी जी का कोई सुराग अभी तक सेठ अब्दुल शकूर को मिल सका। तब कहीं जाकर ये मुहावरे सेठ अब्दुल शकूर की समझ में आए। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अब सेठ अब्दुल शकूर को इन दोनों मुहावरों का मतलब भी समझ में आ चुका था। मुंशी जी की बहुत सी बातों से क़ारीन भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे। मुंशी रफ़ीक के और भी बहुत से दिलचस्प किस्से हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। इंशाअल्लाह मैं मुंशी जी का दूसरा किस्सा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर करूँगा। अब चलता हूँ, मेरी बीवी राजदा आवाज़ दे रही है। बहुत शुक्रिया।